शिवाजी महाराज ने एक मजबूत साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद वो विरासत संभालना वो आसान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। सामने मुगलों की इतनी बड़ी चुनौती जो थी। तो उनके बाद क्या हुआ? मतलब कैसे उनके उत्तराधिकारियों ने वो साम्राज्य संभाला, आगे बढ़ाया? हमारे पास इतिहास की किताबों के कुछ अंश हैं, तो चलिए उनमें झांकते हैं और शिवाजी के बाद के मराठा इतिहास को समझते हैं। हाँ, शिवाजी के बाद का दौर तो वाकई काफी उथल-पुथल वाला था। उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज वो 1680 में गद्दी पर बैठे, लेकिन आते ही उन्हें अंदरूनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि उन्होंने उज्जैन के कवि कलश को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। इससे कई पुराने मराठा सरदार मतलब खुश नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं थे। क्या ये सिर्फ अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों की परिषद की अनदेखी थी, या इसके कुछ गहरे राजनीतिक कारण थे? नहीं, ये सिर्फ अनदेखी नहीं थी। असल में कवि कलश का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था और कई जो स्थापित मराठा सरदार थे उन्हें लगा कि उनकी सत्ता वो खतरे में है। तो इससे अंदरूनी गुटबाजी बढ़ी और बाहरी मोर्चे पर औरंगजेब तो था ही। फिर जब संभाजी ने औरंगजेब के बागी बेटे अकबर को पनाह दे दी, हाँ, तो बस मुगल बादशाह का गुस्सा और भड़क गया। और इसी टकराव का नतीजा फिर दुखद रहा। 1689 में संगमेश्वर में मुगलों ने संभाजी और कवि कलश को पकड़ लिया और उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। ये मराठों के लिए बहुत बड़ा झटका था। यकीनन बहुत बड़ा झटका। संभाजी की शहादत के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम, उन्होंने 1689 में बागडोर संभाली। हालात बहुत मुश्किल थे, मुगल दबाव बढ़ता ही जा रहा था। हाँ। उन्होंने प्रशासन में एक नया पद बनाया, प्रतिनिधि। ये अष्टप्रधान के बराबर ही महत्वपूर्ण था। अच्छा। राजाराम के समय में संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, इन सेनापतियों ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को काफी परेशान किया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, बहुत परेशान किया। फिर भी राजाराम को काफी वक्त तक दक्षिण में जिंजी के किले में शरण लेनी पड़ी। हाँ, और उन्होंने सरंजाम व्यवस्था को फिर से तेजी से लागू किया। मतलब सरदारों को उनकी सैन्य सेवा के बदले में कह सकते हैं अस्थायी जागीरें देना। अच्छा। इससे सेना तो खड़ी हुई, पर इसने आगे चलकर मराठा सरदारों में थोड़ी स्वतंत्रता की भावना को भी बढ़ाया। फिर 1700 में सतारा में राजाराम का निधन हो गया। राजाराम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई कमाल का नेतृत्व दिखाया। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय की तरफ से शासन किया और मुगलों से न सिर्फ लड़ी बल्कि कई किले वापस भी जीत लिए। ताराबाई ने सचमुच मराठा संघर्ष को जिंदा रखा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और इसने सारे समीकरण बदल दिए। कैसे? ऐसे कि मुगलों ने संभाजी के बेटे शाहू को रिहा कर दिया। वो सालों से उनकी कैद में थे। ओह, तो शाहू की वापसी से मराठों के घर में ही सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। शाहू बनाम ताराबाई, ये तो बड़ी अजीब स्थिति रही होगी। हाँ बिल्कुल, और इसका फैसला हुआ 1707 में खेड़ की लड़ाई में। वहाँ बालाजी विश्वनाथ जैसे अनुभवी लोगों ने शाहू का साथ दिया और वो जीत गए। उन्होंने सतारा पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और यहीं से छत्रपति शाहू का दौर शुरू हुआ और पेशवाओं के उदर का रास्ता भी साफ हो गया। हाँ, बालाजी विश्वनाथ शाहू के पहले ताकतवर पेशवा। 1713-20 सुना है उन्होंने 1719 में मुगलों से एक बड़ी संधि की थी। वो क्या थी और क्यों जरूरी थी? हाँ, बहुत जरूरी संधि थी वो। उसके तहत मुगलों ने शाहू को मराठों का छत्रपति मान लिया और उन्हें दक्कन से चौथ यानी राजस्व का एक चौथाई हिस्सा। हाँ, चौथ और सरदेशमुखी। हाँ, और सरदेशमुखी यानी मुखिया होने के नाते अतिरिक्त 10% टैक्स ये वसूलने का अधिकार दे दिया। इससे हुआ ये कि मराठा दावों को मुगल व्यवस्था के अंदर ही एक तरह से कानूनी मान्यता मिल गई, जो उनके विस्तार के लिए एक बड़ा आधार बनी। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये मराठा सत्ता की लेजिटिमेसी मतलब वैधता की बात थी। एकदम सही, बिल्कुल। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बने 1720-40। क्या गजब के योद्धा और रणनीतिकार थे वो। हाँ, बाजीराव प्रथम। उन्होंने हिंदू पद पादशाही का आदर्श सामने रखा, मतलब एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य। उनकी बिजली जैसी तेज रफ्तार वाली सैन्य अभियानों के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड तक फैला दिया, हैदराबाद के निजाम तक को हराया, पालखेड़ 1728 और भोपाल 1738 में। हाँ बिल्कुल,
उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी कहते हैं, 1740-61, उनके समय में तो मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अटक तक, मतलब आज के पाकिस्तान तक मराठा झंडा लहराया। वाह। और 1750 की संगोला संधि के बाद तो पेशवा ही असल में मराठा राज्य के शासक बन गए। छत्रपति तो बस नाम के रह गए थे। साम्राज्य इतना फैल गया, लेकिन शायद यही फैलाव उन्हें उत्तर भारत की पेचीदा राजनीति में खींच लाया। और फिर हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। हाँ बिल्कुल यही हुआ। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत में मराठों की बहुत बुरी हार हुई, विनाशकारी हार। सदाशिवराव भाव, विश्वासराव जैसे कई बड़े नेता मारे गए। इसके कई कारण थे। एक तो मराठा सरदारों में आपसी जलन फूट थी, फिर अब्दाली की सैन्य रणनीति और तोपखाना बेहतर था, और उत्तर भारत की दूसरी ताकतें, उन्होंने भी मराठों का साथ नहीं दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो शिवाजी के बाद संभाजी, राजा राम, ताराबाई, इन्होंने मुश्किल हालात में संघर्ष जारी रखा। फिर शाहू और खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम के समय मराठा ताकत अपने शिखर पर पहुंची। लेकिन पानीपत की हार एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। इन स्रोतों से ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल, पानीपत ने मराठा साम्राज्य के विस्तार पर रोक तो लगा दी, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस एक हार ने मराठा शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया था, या उसने बदलते वक्त के साथ किसी नए रूप में अपना असर बनाए रखा? ये आगे और खोज का विषय हो सकता है। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।